सोचिए जरा, एक 200 टन का हवाई जहाज बिना किसी इंजन पावर के अटलांटिक महासागर के घने अंधेरे के ऊपर उड़ रहा है। नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा समंदर और आसपास लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं। ये फ्लाइट 236 की अविश्वसनीय कहानी है। चलिए इसे समझते हैं। ये बात है 24 अगस्त 2001 की। एयर ट्रांसैट की फ्लाइट 236 टोरंटो से पुर्तगाल जा रही थी। एक बिल्कुल आम सी रात की उड़ान। प्लेन में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे और सब कुछ शांति से चल रहा था। ज्यादातर लोग सो रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और फिर अचानक वो हुआ जो किसी भी पायलट या पैसेंजर का सबसे बुरा सपना होता है। इंजनों की वो लगातार आने वाली गूंज एकदम से बंद हो गई और उसकी जगह ले ली एक अजीब सी डरावनी खामोशी ने। कॉकपिट से लेके कैबिन तक ये एहसास फैलने लगा था कि कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुका था। इस विमान पर कुल 306 लोग सवार थे और अब 29,000 फीट की ऊंचाई पर वो सब एक विशाल 200 टन के ग्लाइडर में बैठे थे जो बिना आवाज किए अंधेरे समंदर की तरफ नीचे जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक मॉडर्न हवाई जहाज का सारा फ्यूल बीच हवा में कैसे खत्म हो गया? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि बिना इंजन के क्या वो इस हालत से जिंदा बच पाए? इस पूरी घटना की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? उस उड़ान से कई दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर के अंदर। अटलांटिक के ऊपर जो भयानक मुसीबत सामने आई वो असल में एक टाइम बॉम्ब था जिसकी गिनती 9 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। देखिए, घटना से ठीक 9 दिन पहले यानी 15 अगस्त को प्लेन के दाहिने इंजन के ऑयल में मेटल के टुकड़े मिले। ये एक बहुत बड़े खतरे का सिग्नल था। 2 दिन बाद जब और टुकड़े मिले तो ये तय हो गया कि इंजन को बदलना ही पड़ेगा। अब एयरलाइन के पास कोई फालतू इंजन था नहीं, तो उन्होंने रॉल्स रॉयस से एक पुराना इंजन लोन पर लिया और यहीं से प्रेशर बनना शुरू होता है, क्योंकि मैकेनिकों को ये काम 17 अगस्त की रात को शुरू करके रविवार की डेडलाइन तक खत्म करना था। और यहीं पर असली गड़बड़ हुई। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने नए फोन के लिए कोई पुराना मिलता जुलता चार्जर ले आएं। हो सकता है वो फिट हो जाए, लेकिन अंदर से वो कंपैटिबल नहीं है। ठीक यही यहाँ हुआ। जो रिप्लेसमेंट इंजन रोल्स रॉयस से आया था वो पुराने डिजाइन का था, जबकि प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन वाला था। इसका सीधा मतलब था कि इंजन के अंदर लगने वाली फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप की फिटिंग थोड़ी अलग थी। अब टाइम का प्रेशर था तो एक के बाद एक गलतियां होती गईं। जब मैकेनिकों को एक पार्ट फिट करने में मुश्किल हुई तो उन्होंने रॉल्स रॉयस का मैनुअल चेक करने की सोची, लेकिन नेटवर्क डाउन था। और कमाल की बात यह थी कि वही मैनुअल ऑफलाइन सीडी में भी था, पर किसी को इस बारे में पता ही नहीं था। तो जाहिर है एक शॉर्टकट लिया गया। पुराने डिजाइन की हाइड्रोलिक ट्यूब के साथ नए डिजाइन की फ्यूल ट्यूब लगा दी गई। नतीजा, 2 मेटल की पाइपें जिन्हें कभी एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहिए था, अब हर उड़ान में वाइब्रेशन से धीरे धीरे एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं और एक बहुत बड़े लीक की तैयारी कर रही थी। चलिए अब वापस चलते हैं उस उड़ान की रात में। हैंगर में जो गलती हुई उसने एक खतरनाक सिचुएशन तो पैदा कर ही दी थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर हुई एक और गलती ने उस सिचुएशन को एक तबाही में बदलने का काम किया। तो हुआ ये कि उड़ान के लगभग 4 घंटे बाद कॉकपिट में एक मैसेज आया कि पंखों के फ्यूल टैंक में बैलेंस बिगड़ गया है। मतलब दाहिने विंग में फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इसे ठीक करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन क्रू ने चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी याददाश्त के भरोसे काम किया और यहीं पर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। उन्हें लगा कि इससे दोनों टैंक का फ्यूल बैलेंस हो जाएगा, लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में बाएं टैंक के सही सलामत फ्यूल को भी सीधे लीक हो रहे दाहिने इंजन की तरफ भेजना शुरू कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रॉब्लम को वो ठीक करने निकले थे उसे उन्होंने और भी ज्यादा, मतलब 2 गुना बदतर बना दिया। अब दोनों टैंकों का फ्यूल एक ही लीक से बहुत तेजी से अटलांटिक महासागर में बह रहा था। और फिर वो पल आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक के बाद एक दोनों इंजन शांत हो गए और प्लेन बस हवा के भरोसे ग्लाइड करने लगा। सुबह के 6:26 पर दूसरे इंजन ने भी दम तोड़ दिया। 306 लोगों से भरा वो विमान अब पूरी तरह से एक ग्लाइडर बन चुका था। केबिन की बत्तियां बुझ गईं, कॉकपिट की स्क्रीन काली पड़ गई और पूरे प्लेन में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। इस पॉइंट से लेकर जमीन को छूने तक उस विमान ने बिना इंजन पावर के अविश्वसनीय रूप से पूरे 19 मिनट तक ग्लाइड किया।
कमर्शियल प्लेन के इतिहास में ये सबसे लंबी पावर ऑफ ग्लाइड थी। और सामने चुनौती छोटी नहीं थी। उन्हें अभी भी सबसे नज़दीकी रनवे तक पहुंचने के लिए 144 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, बिना इंजन के। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते तो उनका एकमात्र ऑप्शन था अटलांटिक का बर्फीला पानी। पानी में इमरजेंसी लैंडिंग को वाटर डिचिंग कहते हैं और ये एविएशन की दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। हो सकता है आप शुरुआती टक्कर से बच जाएं, लेकिन फिर ठंडे पानी में डूबने और हाइपोथर्मिया से बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और रात के अंधेरे में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक था। प्लेन के अंदर डर और हिम्मत का एक मिलाजुला माहौल था। क्रू लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर इमरजेंसी पोजीशन लेने के लिए कह रहा था। इसी बीच एक यात्री ने, जो बचने के लिए पूरी तरह तैयार था, अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी, ये सोचकर कि उन्हें शायद किनारे तक तैर के जाना पड़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पायलट की काबिलियत, थोड़ी किस्मत और इंसान के जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति का एक कमाल का उदाहरण था। वो अटलांटिक के ऊपर हुए एक चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ पर कैप्टन रॉबर्ट पिशे की स्किल काम आई, जो एक बहुत ही अनुभवी ग्लाइडर पायलट भी थी। उन्होंने अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल किया और उस भारी भरकम विमान को अंधेरे में ग्लाइड कराते हुए सुबह 6:45 पर अजोरिस के लार्जेस्ट एयरबेस पर सेफली लैंड करा दिया। लैंडिंग बहुत तेज और जोरदार थी, प्लेन के टायर फट गए, लेकिन सब सुरक्षित थे। देखिए, इस तरह की घटना के लिए कभी कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी। मेंटेनेंस में लिया गया शॉर्टकट, वो सर्विस मैनुअल जो पढ़ा नहीं गया, कॉकपिट में यादाश्त के आधार पर लिया गया एक गलत फैसला, और प्लेन में एक ऑटोमेटिक लीक वार्निंग सिस्टम का ना होना। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे छोटी छोटी अलग अलग गलतियां मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही खड़ी कर सकती हैं। तो आखिर में जब हिसाब लगाया गया तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। 306 लोग, 19 मिनट तक बिना पावर के ग्लाइड, 144 किलोमीटर की दूरी और 0 मौतें। ये एक चमत्कार था जो इंसानी गलती और उसी इंसान की असाधारण हिम्मत दोनों का नतीजा था। फ्लाइट 336 की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक बड़ी तबाही और एक चमत्कार के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब सब कुछ गलत हो जाता है, तो आखिर में क्या चीज़ मायने रखती है?